जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून और डी 6 जून। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, प्रतिवर्ष यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने का? आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और यह आपको भी पता होना चाहिए। और इसमें आप अपने आप से भी कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण को संरक्षित करने और इसे बनाए रखने में व्यक्तियों, उद्यमों और समुदायों द्वारा एक प्रबुद्ध विचार और जिम्मेदार आचरण के लिए आधार को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है। अब हम देखेंगे थीम 2021 की। तो इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर है। बहुत अच्छे से याद रखना तीनों आर को दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी बना सकते हैं कि इनमें से कौन सा 3 आर का फुल फॉर्म नहीं है और आपको उसमें चौथा कुछ भी दिया जा सकता है, रिसाइकिल लाइक जैसे कि दिया जा सकता है। वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको तीनों का फुल फॉर्म याद रखना है, री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। अब इतिहास की तरफ नजर डालेंगे अगर विश्व पर्यावरण दिवस की, तो साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार 1974 में मनाया गया। और किस नारे के साथ मनाया गया? तो ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था। तो दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1972 में। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। और यहीं से विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत होती है, क्योंकि यह 5 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह सम्मेलन 5 से 16 जून तक चला था। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से मानेंगे? तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974 में। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सेज प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है ए थावरचंद गहलोत, बी अशोक गहलोत, सी नरेंद्र मोदी और डी अमित शाह। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में सेज प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ थावरचंद गहलोत द्वारा किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि थावरचंद गहलोत वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, जिन्होंने सेज मतलब इसका फुल फॉर्म सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नामक एक पहल और भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए सेज पोर्टल का शुभारंभ किया है। दोस्तों, सेज पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सप्रेस के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें, सेज का फुल फॉर्म आपको एक बार रिपीट कर दूंगा, क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह इसका शुभारंभ थावरचंद गहलोत द्वारा किया गया है। और यह किन के लिए है? तो यह बुजुर्गों के लिए है या वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। अब देखेंगे हम सेज के बारे में कि आखिर सेज क्या है या सेज कैसे वर्क करेगा, यह समझेंगे। तो स्टार्टअप का चयन सेज के तहत नवीन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा। किन आधार पर दोस्तों? नवीन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर चयन किया जाएगा स्टार्टअप का, जो उन्हें वित्त, खाद्य और धन प्रबंधन से जुड़ी तकनीक पहुंच के अलावा स्वास्थ्य, आवास देखभाल केंद्रों और कानूनी मार्गदर्शन जैसे क्षेत्रों में प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? इस पहल का मूल उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल के लिए युवाओं को शामिल करना और बुजुर्गों की देखभाल को केवल एक सरकारी कार्यक्रम के बजाय एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के उनके अभिनव विचारों को शामिल करना है। दोस्तों, यह प्रीलिम्स फैक्ट हो सकते हैं आपके लिए, जो आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं मेंस के। तो बहुत अच्छे से पढ़ लें इन फैक्ट्स को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए एचडीएफसी बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एसबीआई बैंक और डी एक्सिस बैंक।
तो दोस्तों याद रखें, स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक आईसीआईसीआई बैंक बना है। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसी सेवा शुरू करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार करने की घोषणा की है जो विदेशी साझेदार बैंकों को अपने ग्राहकों को की ओर से भारत में लाभार्थी को तत्काल प्रेषण भेजने में मदद करेंगी। इससे लाभार्थी को तुरंत बैंक खाते में क्रेडिट मिल जाएगा। यह आईसीआईसीआई बैंक को एशिया प्रशांत में पहला और वैश्विक स्तर पर दूसरा बैंक बनाता है। तो दोस्तों एशिया प्रशांत में पहला बैंक कौन सा बना है? स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला आईसीआईसीआई बैंक, और यह विश्व स्तर पर दूसरा बैंक बना है। दोस्तों जो सीमा पार से भुगतान के लिए स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट नामक सुविधा प्रदान करता है। अब नजर डालेंगे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ, तो आईसीआईसीआई बैंक का कॉर्पोरेट मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जहां से पूरा वर्क होता है, लेकिन पंजीकृत मुख्यालय या रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर बड़ौदरा में स्थित है। दोस्तों इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ संदीप बख्शी तथा इसकी टैगलाइन आईसीआईसीआई बैंक की हम है ना ख्याल आपका है। अब नजर डालेंगे दोस्तों हम स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट की बेनिफिट्स की तरफ, तो की बेनिफिट्स ऑफ स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट देखें अगर, तो पहला बेनिफिट है इंस्टेंट ट्रांसफर। इससे क्या होगा? तो इससे स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट के जरिए भेजे गए 2 लाख तक के व्यक्तिगत प्रेषण को तुरंत संशोधित किया जाता है और आईएमपीएस नेटवर्क के माध्यम से भारत में किसी भी बैंक के लाभार्थी खाते में जमा किया जाता है। दोस्तों बैंक को आईएमपीएस के माध्यम से विदेशी प्रेषण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, सीमा कितनी रखी गई है? तो 2 लाख तक के व्यक्तिगत प्रेषण को तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा, इंस्टेंट ट्रांसफर, पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट है अवेलेबल 24/7 एंड 365 डेज। यह सर्विस 24/7 उपलब्ध रहेगी, मतलब 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन लगातार यह सेवा उपलब्ध रहेगी। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी ऑन द चार्जेस, तो मध्यस्थ बैंकों द्वारा लगाए गए शुल्कों का विवरण स्विफ्ट जीपीआई प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जाएगा। यह पैसे भेजने वालों को शुल्क पर पूर्ण स्पष्टता देता है। तो दोस्तों इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, जो भी चार्जेस डिडक्ट किए जाएंगे उनके बारे में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इसका एक बेनिफिट यह है। और इसका चौथा बेनिफिट है इमीडिएट अपडेट ऑन द स्टेटस ऑफ द ट्रांसफर, मतलब स्विफ्ट जीपीआई प्लेटफॉर्म तत्काल स्वचालित स्थिति अपडेट के माध्यम से भुगतान की शुरुआत से लेकर पूर्ति तक की संपूर्ण ट्रैकिंग प्रदान करता है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, इसका चौथी बेनिफिट क्या है? इमीडिएट अपडेट ऑन द स्टेटस ऑफ द ट्रांसफर, तो ट्रांसफर का स्टेटस जो होगा अपडेट इमीडिएट किया जाएगा और यह बहुत अच्छा रहेगा कि इंस्टेंट जानकारी मिल जाएगी। और लास्ट है भारत में तत्काल प्रेषण भेजने के लिए प्रवासी विदेशों में अपने बैंक का दौरा कर सकते हैं और स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट के माध्यम से प्रेषण लेन देन शुरू कर सकते हैं। यह बदले में भारत में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लाभार्थी को तुरंत पैसा भेजने के लिए निष्पादित किया जाएगा। दोस्तों तो आपको यह की बेनिफिट्स ऑफ स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट आपको बता दिए गए हैं और यह भी आपके लिए मेंस के हिसाब से फैक्ट्स हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है आईएएफ के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रमाशंकर सिंह, बी अमित खेरा, सी विवेक राम चौधरी और डी रवि कुमार सिंह। तो दोस्तों याद रखें आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। दोस्तों हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल बल्लभा राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे। तो दोस्तों याद रखें कि विवेक राम चौधरी इसके पहले कहाँ थे? तो दिल्ली में पश्चिमी कमान में थे। उनकी जगह पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो एयर मार्शल बल्लभा राधाकृष्ण की दिल्ली में पश्चिमी कमान पर नियुक्ति हुई है, जबकि एयर मार्शल आरजे डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नियुक्तियाँ एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएंगी, तो आप याद रखें तीनों, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयागराज में मध्य वायु कमान कौन संभालेंगे, अब यह किसकी नियुक्ति हुई है? तो एयर मार्शल आरजे डकवर्थ की। अब नजर डालेंगे हम भारतीय वायुसेना की तरफ, तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी तथा इसके वर्तमान में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। बहुत अच्छे से याद रखें। और वाइस चीफ कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं ए एक पहल, बी चीको, सी
बाल स्वास्थ्य और डी बाल स्वराज। तो दोस्तों याद रखें कि एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए बाल स्वराज नामक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत वे सभी बच्चे जिन्होंने पारिवारिक समर्थन खो दिया है या उनकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है, वे किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(14) के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे होंगे और ऐसे बच्चों के लिए अधिनियम के तहत दी गई सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए ताकि उन बच्चों की भलाई और सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों यहाँ से अधिनियम याद रखें तो अधिनियम कौन सा है 2015 और धारा कौन सी है 2(14) जिसके तहत इन बच्चों की देखभाल की जाएगी और किसके द्वारा की जाएगी तो एनसीपीसीआर। अब एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है। इन्होंने बाल स्वराज नामक एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत जिन बच्चों ने अपना पारिवारिक समर्थन खो दिया है, उनकी देखभाल करने वाला अगर कोई नहीं है तो अब उनको यहाँ पर संरक्षण दिया जाएगा। अब हम समझेंगे इस बाल स्वराज पोर्टल के बारे में। तो बाल स्वराज पोर्टल के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि यह पोर्टल उन बच्चों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने के उद्देश्य से बनाया गया है जिन्हें वास्तविक समय में डिजिटल रूप से देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। पोर्टल का उपयोग उन बच्चों को ट्रैक करने के लिए भी किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता दोनों को खो दिया है और ऐसे बच्चों का डेटा अपलोड करने के लिए संबंधित अधिकारी या विभाग को पोर्टल पर कोविड केयर लिंक प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि यह टोटली उन बच्चों के लिए है। यह पोर्टल बाल स्वराज नाम से एनसीपीसीआर द्वारा लॉन्च किया गया है जो जिन बच्चों ने अपना पारिवारिक समर्थन खो दिया है या जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है IEFPA ने हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के कितने मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं A 4, B 6, C 8 और D 9। तो दोस्तों याद रखें कि IEFPA ने हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के 6 मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। दोस्तों केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री कौन है वर्तमान में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री? अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की लघु फिल्मों में 6 मॉड्यूल हिसाब की किताब शीर्षक से लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों शीर्षक भी याद रखना है। अगर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 6 मॉड्यूल किस शीर्षक से शॉर्ट फिल्मों के लॉन्च किए गए हैं IEFPA द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कि हिसाब की किताब शीर्षक से लॉन्च किए गए हैं। ये लघु फिल्में कॉमन सर्विस सेंटर CSCE गवर्नमेंट द्वारा उनके प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में बनाई गई हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे कि यह मॉड्यूल क्या है। तो मॉड्यूल के बारे में आपको बता दें कि विभिन्न मॉड्यूल बजट के महत्व, बचत बीमा योजनाओं के महत्व, सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि पर प्रकाश डालते हैं। साथ ही मॉड्यूल प्रभावी रूप से आम आदमी के योजनाओं के शिकार होने के परिणामों को चित्रित करते हैं और उन्हें पूंजी योजनाओं से खुद को कैसे बचाना चाहिए यह बताते हैं। इन लघु फिल्मों का उपयोग IEPFA और इसके सहयोगी संगठन द्वारा देश भर में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। लॉन्च के दौरान सभी 6 मॉड्यूलों की एक सामान्य ज्ञान का प्रदर्शन किया गया था। तो दोस्तों टोटल कितने मॉड्यूल लॉन्च किए गए हैं? 6 मॉड्यूल जो किसके द्वारा? तो IEPFA द्वारा किए गए हैं। और वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर। आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं A एना वंस, B डेविस डियोप, C मारिके लुकास रिजेनबेल्ड और D ओल्गा टोकारोजुके। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में डेविस डियोप को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। डेविड डियोप को अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, बहुत अच्छे से दोस्तों उपन्यास का नाम याद रखें। किस उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। तो यह किस देश के हैं? फ्रांस के हैं, जो कि पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बने हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। 2 उपन्यासों के लेखक डियोप और उनके अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस 50,000 पाउंड के वार्षिक पुरस्कार को साझा किया, जो अंग्रेजी में अनुवादित काम के सर्वश्रेष्ठ लेखक और अनुवादक को जाता है। तो दोस्तों इसके तहत कितनी राशि दी गई? 50,000 पाउंड की राशि दी गई। और किसे किसे दी गई है? तो डेविड डियोप और उनके एक और अनुवादक सहयोगी हैं अन्ना मोस्कोवाकिस,
तो बहुत अच्छे से दोनों के नाम याद रखें, दोनों यह पुरस्कार राशि साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, 2005 से प्रदान किया जाता है। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब प्रदान किया गया आपको पता होना चाहिए, 2005 में प्रदान किया गया। इसके तहत कितनी मुद्रा दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है, तो 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। और अभी हाल ही में ऐसे किसने जीता है, तो डेविड ड्यूक को दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, तो आपको होता है 50,000। और डेविड ड्यूक किस राष्ट्र के हैं, तो फ्रांस के हैं। आपको इतने फैक्ट्स याद होने चाहिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया किस देश का था। मतलब यह एक जहाज था जो डूब गया है श्रीलंका के तट पर, यह किस देश का था आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी सिंगापुर और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें कि MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया है सिंगापुर का था। दोस्तों रसायन ले जाने वाला सिंगापुर बेस्ड पोत MV एक्सप्रेस पर हाल ही में श्रीलंका के तट पर डूब गया। इस जहाज की आग को बुझाने और उसे गहरे पानी में ले जाने के 12 दिनों के लंबे प्रयास व्यर्थ हो गए जब जहाज की कड़ी जलमग्न हो गई। तो दोस्तों इसमें आग लग गई थी और इस आग को बुझाने के लिए पिछले 12 दिनों से लंबे प्रयास चल रहे थे, जो कि अब विफल होगा और यह डूब गया है। इसने श्रीलंका के तट के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा पैदा कर दिया है। इससे पानी में तेल व अन्य रसायनों का रिसाव हो सकता है। दोस्तों हम नजर डालेंगे सिंगापुर की तरफ, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति सेल्लपन रामनाथन है, इसके प्रधानमंत्री ली सियन लॉन्ग है तथा यहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। और सिंगापुर से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, तो वह सिंगापुर विश्व की 9वीं तथा एशिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों सिंगापुर विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 9वीं, और एशिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका की बाइडेन गवर्नमेंट ने हाल ही में चीन के कितने कंपनियों को बैन कर दिया है। आपके ऑप्शंस है ए 12 कंपनियों को, बी 28 कंपनियों को, सी 34 कंपनियों को और डी 48 कंपनियों को। तो दोस्तों याद रखें कि अमेरिका की बाइडेन गवर्नमेंट ने हाल ही में चीन की 28 कंपनियों को बैन कर दिया है। अमेरिका की बाइडेन गवर्नमेंट ने हाल ही में चीन की 28 कंपनियों को बैन कर दिया है। इन कंपनियों का नाम ट्रंप सरकार की बनाई ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। तो दोस्तों ब्लैक लिस्ट किसके सरकार ने बनाई थी, ट्रंप सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने। इन सभी 28 कंपनियों पर टेक्नोलॉजी के मानव अधिकार हनन में इस्तेमाल होने का आरोप है। दोस्तों आगे पॉइंट देखेंगे तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में चीन की 31 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था। कुछ और कंपनियों को बैन के दायरे में लाए जाने से ब्लैक लिस्ट में शामिल कंपनियों की संख्या 59 हो गई है। 31 और 28 जुड़कर 59 हो गई है। ब्लैक लिस्ट में जिन कंपनियों का नाम होता है उनमें अमेरिकी निवेशकों को पैसा लगाने की इजाज़त नहीं होती है। बहुत अच्छे से लास्ट लाइन याद रखें दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिकी कंपनी में ब्लैक लिस्ट में कंपनियों, जो अमेरिकी गवर्नमेंट के हिसाब से जो ब्लैक लिस्ट में कंपनियाँ होती हैं उनके लिए क्या रूल होता है। तो सबसे बड़ा रूल यही है कि अमेरिकी निवेशक उसमें पैसा नहीं लगा सकते। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में कितनी भाषाओं में IITTM की नई वेबसाइट लॉन्च की है। आपके ऑप्शंस हैं ए 10 भाषाओं में, बी 40 भाषाओं में, सी 108 भाषाओं में और डी 128 भाषाओं में। तो दोस्तों याद रखें कि पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में 108 भाषाओं में IITTM की नई वेबसाइट लॉन्च की है। दोस्तों पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में 108 भाषाओं में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, दोस्तों IITTM का फुल फॉर्म याद रखें, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की नई वेबसाइट लॉन्च की है। यह वेबसाइट विश्व की 108 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में है। साथ ही हाल ही में अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम संचार संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम संचार संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए यह भी पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। यह आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री कौन है, तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल आपको याद रखना है। उन्होंने IITTM की नई वेबसाइट कितनी भाषाओं में लॉन्च की है, तो टोटल 108 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में लॉन्च की है। देखते हैं दोस्तों अब आज के वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो आज का पहला वन लाइनर है, दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना हिंडलबर्ग सीमेंट ने
किसने, स्वीडन में बनाई। अब सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना किसने बनाई, तो हीडलबर्ग द्वारा बनाई गई है, हीडलबर्ग सीमेंट द्वारा। और कहाँ बनाई गई है, तो स्वीडन में। दूसरा है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश और जेरी बेंडे ने जीता। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता, तो नितिन राकेश और जेरी बेंडे ने जीता है। तीसरा है दोस्तों, गुजरात की विश्वामित्री नदी परियोजना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात की किस नदी परियोजना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दी, या फिर यह पूछा जाए कि गुजरात की विश्वामित्री नदी परियोजना को किसने मंजूरी दी है, तो आपको दोनों याद रखना है कि गुजरात की विश्वामित्री नदी परियोजना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दी है। दोस्तों आज का चौथा वन लाइनर है, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला न्यूजीलैंड 11वां देश बन गया है। या तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आर्टेमिस समझौते पर न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेलिंगटन में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो न्यूजीलैंड ने किए हैं। न्यूजीलैंड 11वां ऐसा देश बना है जिसने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और आर्टेमिस समझौता किसकी पहल है, तो अमेरिका सरकार की पहल है। आपको इतने पॉइंट से याद होने चाहिए। आज का पांचवां वन लाइनर है दोस्तों, एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी IIT मद्रास ने की। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो बहुत अच्छे से याद रखें, IIT मद्रास द्वारा की गई। आज का छठवां वन लाइनर है दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। अब यह क्वेश्चन आपसे 3 या 4 प्रकार से बन सकता है। सबसे पहला तो यह कि किसने घोषणा की है कि शुक्र ग्रह पर 2028 से 2030 के बीच अभियान भेजे जाएंगे, या फिर यह कि नासा ने कब शुक्र ग्रह पर 2 अभियान भेजने की घोषणा की है, या फिर यह कि नासा ने 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान किस ग्रह पर भेजने की घोषणा की है। तो आपको यह तीनों क्वेश्चंस के आंसर एक ही लाइन में याद रखने हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह शुक्र ग्रह के लिए 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। देखते हैं आज के अगले वन लाइनर करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज का 7वां वन लाइनर है कि 5 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, यानी अवैध गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। आज का 8वां वन लाइनर है दोस्तों, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने नगद प्रबंधन समाधान के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपसे कैसे पूछा जा सकता है, याद रखें, नगद प्रबंधन समाधान के लिए किसने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, या फिर यह पूछा जा सकता है कि नगद प्रबंधन समाधान के लिए किसने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने नगद प्रबंधन समाधान के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। आज का 9वां वन लाइनर है दोस्तों, ADB और भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यह वैसे कल का करंट अफेयर्स है, लेकिन वीडियो ना आ पाने की वजह से और इम्पोर्टेंट था इसलिए आज डाला है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि ADB और भारत ने सड़क उन्नयन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किस राज्य के लिए, तो सिक्किम के लिए। या फिर यह पूछा जाए कि भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ADB के साथ। आज का आखिरी वन लाइनर है दोस्तों, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में केरल राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो केरल। या फिर यह कि SDG भारत सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। आपको यह याद रखना है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन मंगलमय।